Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic Introduction to Polymer Chemistry. This is topic number 15 from Maharashtra State Board Syllabus, Standard 12th, Introduction to Polymer Chemistry. So we have started in the previous videos with the classification of polymers, and we have seen on the classification of polymers on the basis of origin and some polymerization chain form. Okay, and today we are going to study the remaining part of the classification of polymers. So if you have missed the previous video of this polymer chapter, you can click on the I button above. And today we are going to continue with classification of polymers on the basis of intermolecular forces. तो पॉलीमर्स इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किए जा सकते हैं, तो उसके चार क्लासिफिकेशन फॉर्म है. पहला है इलास्टोमर्स, सेकंड है फाइबर्स, थर्ड है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड फोर्थ है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस चार है: इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. अब इलास्टोमर्स जैसे आपको नाम बता रहा है, इलास्टिसिटी, मतलब जो पॉलीमर्स के पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो सब्सटेंस स्ट्रेच किए जा सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, और उनका जो भी स्ट्रेच करने के बाद जो उन्होंने शेप ले लिया है वो शेप से दोबारा ओरिजिनल शेप को आ जाते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स रिलीज किया जाता है. इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी, जो रबर में दिखता है, जो पुल करने के बाद एक्सटर्नल फोर्स थ्रू डिफरेंट शेप ले लेता है, पर जैसे आप फोर्स दैट इज एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करोगे, पुलिंग स्टॉप करोगे, तो वो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. वो है इलास्टिसिटी. और ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी दिखता है इलास्टोमर्स पॉलीमर्स में. इलास्टोमर्स दैट इज इलास्टिक पॉलीमर में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं जो इस पॉलीमर को स्ट्रेच करने के लिए अलाउ करते हैं. ये वंडरवॉल फोर्सेस वीक है, मतलब अंदर के एटम वीकली होल्ड है, इसलिए पॉलीमर स्ट्रेच किया जा सकता है. बट उसमें कुछ क्रॉस लिंक्स होते हैं दो चेन्स के बीच में, जो स्ट्रेच पॉलीमर को वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने पे मजबूर कर देते हैं जब उसका अप्लाइड फोर्स निकल जाता है. तो ये दो चीज़ें याद रखनी है इलास्टोमर्स के बारे में. पहला कि उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, इसलिए ये इलास्टोमर्स अलाउड है स्ट्रेच होने के लिए, बट उसमें कुछ क्रॉस लिंक्स बिटवीन द चेन्स है जो इस इलास्टोमर्स को ओरिजिनल शेप वापस लेने में अप्लाइड फोर्स को निकालने के बाद ओरिजिनल शेप लेने में उसको मजबूर कर देता है. और इलास्टोमर्स का एग्जाम्पल है वैक्यूलाइज्ड रबर, या बूना एस, या बूना एन, या न्यूरोपीन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है फाइबर्स. अब ये फाइबर्स क्या है? ये है पॉलीमेरिक सॉलिड्स जो थ्रेड्स के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं फाइबर्स. मतलब पॉलीमरिक सॉलिड्स जो थ्रेड्स के फॉर्म में, उसे क्या कहेंगे? फाइबर्स. ये फाइबर्स के पास बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जिसके वजह से इनमें ब्रेकिंग होने की क्षमता कम हो जाती है. मतलब ये फाइबर को आप कितना भी पुल करोगे जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, कितना भी टेंशन दोगे फाइबर को पुल कर करके तो भी जल्दी ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है. ये कैरेक्टरिस्टिक ये इसकी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं. इलास्टोमर्स में क्या था? वीक वंडरवॉल फोर्सेस, इसलिए वो स्ट्रेच हो पा रहे थे. बट ये फाइबर्स में कौन से फोर्सेस हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है. ये दोनों भी फोर्सेस इतने स्ट्रॉन्ग है कि फाइबर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, जिसकी वजह से इनकी ब्रेकिंग नहीं हो पाती है और ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं.
ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये फाइबर का क्रिस्टलाइन नेचर होता है, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स में जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं या जो भी मैटर्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ कोर्स वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है, और इसलिए फाइबर्स भी क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीआमाइड्स दैट इज नाइलॉन 66, पॉलिएस्टर्स जो कपड़े आप पहनते हैं पॉलिएस्टर्स वाला टेरिलिन उसको बोलते हैं, वो सब में भी स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ्स है। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन सा है? जो आप तेल वाला बॉटल लाते हो या फिर बिस्लेरी वाला बॉटल, ये सब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है। प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग इजीली शेप्ड और मोल्डेड। तो प्लास्टिसिटी ऐसा एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी प्लास्टिकों वाला मटेरियल इजीली अलग शेप या मोल्डेड, जो भी शेप हम देना चाहते हैं वो शेप में आ सकता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो रिपीटेड हीटिंग करने पे सॉफ्ट हो जाएंगे और कूल करने पे हार्ड। मतलब आप इस पॉलीमर को कितने बार भी हीट करके सॉफ्ट करके एक अलग शेप दे सकते हो, जो शेप कूल करने के बाद रिटेन रह जाएगा। तो ये पॉलीमर्स बार बार रिसाइकल हो सकते हैं, क्योंकि रिपीटिंग हीटेड करने पे सॉफ्ट हो जाएंगे, जिससे उनका शेप आप चेंज कर सकते हो, और कूल करने पे वापस वो हार्ड हो जाएंगे। ये पॉलीमर्स में मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं। मतलब ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स है इनका इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच में है, ठीक है। तो इलास्टोमर्स में वीक वंडरवॉल फोर्सेस या वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है, एंड फाइबर्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है, वाइल थर्मोप्लास्टिक में ये दोनों के बीच का इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है। इसका एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन, पॉलीविनिल्स एक्सेट्रा। ये सारे पॉलीमर्स में आप देखोगे तो ये हीट करने पे सॉफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही कूल होंगे वापस वो हार्ड हो जाएंगे, और आप इनको कोई भी शेप दे सकते हो। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स एक्चुअली रिजिड पॉलीमर्स होते हैं। रिजिड मतलब जिनको आप अपने हिसाब से शेप नहीं दे सकते हो, वो एक शेप में पर्टिकुलर फिक्स्ड है। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि उनमें ऐसा प्रॉपर्टी है कि शेप देने हीटिंग करने पे शेप्ड हो जाते हैं, बट वो एक बार हार्ड हो जाते हैं जब वो हॉट ही रहता है। मतलब आप जब इस पॉलीमर को हीट करोगे तो सॉफ्ट होके वो एक शेप पकड़ लेगा, पर वो हॉट कंडीशन में ही हार्ड हो जाएगा। इसलिए इस पॉलीमर का एक प्रॉब्लम है, वंस वो हार्ड हो जाते हैं उसे वापस हीट करके आप सॉफ्ट करके वापस रीमोल्ड नहीं कर सकते। मतलब इस टाइप जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है उनके शेप बार बार बदले नहीं जा सकते। एक बार आपने उनको हीट किया, वो हल्के सॉफ्ट हो गया, आप उनको रीमोल्ड उसको शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद वो हॉट कंडीशन में ही वो हार्ड हो जाएंगे और वापस वो सॉफ्ट नहीं होंगे। आप कितना भी हीट कीजिए वो वापस सॉफ्ट नहीं होंगे, वापस दूसरे शेप में नहीं ला जा सकते। मतलब ये रिसाइकल नहीं हो सकते। अभी थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बाय कोवैलेंट बॉन्ड्स है। मतलब उसमें कोवैलेंट बॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग है, जिसके वजह से ये हॉट कंडीशन में ही हार्ड हो जाते हैं और वापस जल्दी से सॉफ्ट नहीं होते। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का एग्जांपल है वैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। अभी जो पॉलीमर्स है वो बेसिकली मोनोमर्स के जुड़ने की वजह से बनते हैं। अब वो मोनोमर्स के टाइप के बेसिस पे आप पॉलीमर्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो। तो इसके दो टाइप्स है, पहला है होमोपॉलीमर्स, सेकेंड है कोपॉलीमर्स। अब देखते हैं हम डिफरेंसेस के बीच में। तो होमोपॉलीमर्स ये पॉलीमर्स हैं जिनमें एक ही टाइप का रिपीटिंग यूनिट होता है, इसलिए इसे कहते हैं होमोपॉलीमर्स। मतलब एक ही टाइप का मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है और इसलिए इसे कहते हैं होमोपॉलीमर। होमो मीन्स सेम, पॉलीमर मीन्स रिपीटिंग यूनिट। ना यूजुअली वो फॉर्म होते हैं सिंगल मोनोमर से, बट
कभी कभी कंडेंसेशन ऑफ दो डिस्टिंक्ट मोनोमर से भी ये बन सकते हैं, मतलब दो डिफरेंट मोनोमर्स साथ में आके कंडेंस हो गए और वैसा ही कंडेंस यूनिट बार बार रिपीट होगा तो उसे क्या कहोगे, होमोपॉलीमर्स। मतलब इसके होमोपॉलीमर्स के दो टाइप है, एक है जिसमें सिंगल मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है और दूसरा है जिसमें दो मोनोमर साथ में आके कंडेंस हो गए हैं और उनके कंडेंस फॉर्म का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिन, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कोपॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स में दो या दो से ज़्यादा रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, इसलिए इसे कोपॉलीमर्स कहते हैं। को मीन्स साथ में आके दो डिफरेंट मोनोमर्स को एग्जिस्ट हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम है कोपॉलीमर्स। ये फॉर्म होते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर्स इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। मतलब एक या एक से ज़्यादा मोनोमर एक दूसरे के प्रेजेंस में जब पॉलीमर फॉर्म करेंगे तो उसे कहेंगे कोपॉलीमर। इसमें डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स होते हैं जो रैंडमली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल बूना एस एंड बूना एन। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में आने के बाद बायोडिग्रेड हो सके, मतलब जिस पे वायरस, बैक्टीरिया या फंगस अटैक करके उसे नष्ट कर सके, उस टाइप के पॉलीमर्स को कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं हो सकते हो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इस बेसिस पे हम पॉलीमर्स का वापस क्लासिफिकेशन करेंगे दो टाइप में, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अभी जो बहुत सारे जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है, सिंथेटिक मीन्स मैन मेड पॉलीमर्स, और नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं क्योंकि उन पे माइक्रोब्स का, दैट इज अलगाए, फंगी, बैक्टीरिया, ये सबका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्लास्टिक्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है, वो कभी भी बायोडिग्रेड नहीं हो सकता, हजारों सालों तक वो वैसे ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेगा। और इसलिए ये सिंथेटिक प्लास्टिक, दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ये एक्चुअली वेस्ट मटेरियल बना देते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि बहुत टाइम तक वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहने वाले हैं और ऑफ कोर्स वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वो हजार्डस है। बट जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, दैट इज नेचुरल फाइबर्स, जैसे कॉटन, ऊल, ये भी पॉलीमर्स है बट ये नेचुरल पॉलीमर्स है और इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल है और ये एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। इसलिए साइंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पॉलीमर्स जो नेचर थ्रू या बैक्टीरिया, फंगस, ये सब थ्रू वो लोग नष्ट हो सके। तो बायोडिग्रेडेबल इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम फाइनली पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन को कंक्लूजन देने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स हमने कितने बेसिस पे क्लासिफाई किया है? पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ पोलिमराइजेशन, फिफ्थ ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स एंड सिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो इतने टाइप्स में हमने पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में 3 टाइप्स है, दैट इज नेचुरल पॉलीमर जो नेचर में बनते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स जो मैन मेड है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स जो नेचर से मिलने वाले पॉलीमर्स पे कुछ अलग करके उसे सिंथेटिक बनाया गया, इसलिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगेन 3 क्लासेस है। पहला है लीनियर, जो मोनोमर्स एक दूसरे को एक चेन के फॉर्म में ही जुड़ जाते हैं, वो लीनियर पॉलीमर। नेक्स्ट है ब्रांच चेन, जो ब्रांचेस बना लेते हैं पॉलीमर्स, मतलब वो चेन में कुछ ब्रांचेस बन जाएंगे तो हो जाएगा ब्रांच चेन पॉलीमर। और नेक्स्ट है क्रॉस लिंक, मतलब दो डिफरेंट चेन्स लिंक हो जाएंगे किधर तो उसे कहेंगे क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स जिसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, फाइबर्स जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस है, नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक जिसमें इंटरमीडिएट intermolecular forces है, that is forces intermediate to elastomers and fibers, and thermosetting जिसमें भी strong intermolecular forces and strong covalent bonds and interlinking है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, उसमें है एडिशन, जो एडिशन रिएक्शन थ्रू पॉलीमराइजेशन हो रहा है, कंडेंसेशन जिसमें कुछ मॉलिक्यूल के लॉस होके कंडेंसेशन होके दो मोनोमर्स का उसमें पॉलीमराइजेशन हो रहा है,
नेक्स्ट है रिंग ओपनिंग, जिसमें रिंग ओपन होके पॉलीमराइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, तो पहला है होमोपॉलीमर्स, जिसमें एक जैसे सिंगल मोनोमर्स का रिपीटिंग यूनिट है, एंड कोपॉलीमर्स, जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमर्स के रिपीटिंग यूनिट्स है और रैंडमली प्लेस्ड मोनोमर्स है, इसलिए वो है कोपॉलीमर्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ बायोडिग्रेडेबिलिटी, तो पहला है बायोडिग्रेडेबल, सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो नेचर में नष्ट किए जा सकते हैं, जो बैक्टीरिया फंगस थ्रू खत्म किए जा सकते हैं, दैट इज बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब वो हमेशा नेचर में एग्जिस्ट होंगे, वो कभी नष्ट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स, तो हम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स पढ़ने वाले हैं, बट आज की वीडियो में हम पहले शुरुआत करने वाले हैं रबर से। तो रबर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स है। ये पॉलीमर इलास्टोमर्स इस क्लास में आता है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी है। रबर का एग्जाम्पल है दूँ तो ये है बलून्स, आपके जूते का सोल, गाड़ी के टायर्स, जो डॉक्टर्स हैं उनके ग्लव्स, गार्डन में जो काम करने वाले उनके होस, ये सब आते हैं रबर से बने हुए मटेरियल में, दैट इज इलास्टोमेरिक मटेरियल से। नेचुरल रबर की बात करें तो नेचुरल रबर एक मोनोमर से बनने वाला पॉलीमर है, उस मोनोमर का नाम है आइसोप्रीन। ये है आपका आइसोप्रीन यूनिट। ये आइसोप्रीन यूनिट रिपीटिंग फॉर्म में जुड़ जाते हैं एक दूसरे से और बना देते हैं नेचुरल रबर वाला पॉलीमर। आइसोप्रीन यूनिट का नाम है 2 मिथिल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथिल है, 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और 4 कार्बन है लाइन से, इसलिए ब्यूटा और डाइन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड्स है, इसलिए इसका नाम है 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। नेचुरल रबर का बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास होता है और ये लीनियर पॉलीमर का टाइप है, क्योंकि इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स एक चेन के फॉर्म में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसलिए है लीनियर पॉलीमर। इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है। ओके, इट इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट पॉलीमर्स। नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिससे ये आइसोप्रीन यूनिट एक दूसरे से जुड़ के रबर वाला पॉलीमर बनाते हैं, वो रिएक्शन है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो कौन से रिएक्शन से, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, कौन से रिएक्शन से रबर बनता है आइसोप्रीन यूनिट से, तो है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो आइसोप्रीन यूनिट्स एडिशन रिएक्शन थ्रू दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करके पॉलीमराइज होके वो रबर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी है पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल में सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है डबल बॉन्ड का। तो ये सारे जो भी रबर बन रहा है उसमें कैसा कॉन्फ़िगरेशन है डबल बॉन्ड का, सिस कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा डबल बॉन्ड का यहाँ पे सिस कॉन्फ़िगरेशन ही होगा। इट कंसिस्ट ऑफ चेन हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस एंड हैज कॉइल्ड स्ट्रक्चर। नेचुरल रबर में हमेशा वीक वंडरवॉल फोर्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। उसी के वजह से रबर में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। वीक वंडरवॉल फोर्सेस रबर को स्ट्रेच करने के लिए अलाउ करता है जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, और इसलिए कॉइल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। इट कैन बी स्ट्रेच लाइक स्प्रिंग एंड एग्जिबिट इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। तो ये 2 चीज़ें याद रखना है। पहला कि रबर में सिस कॉन्फ़िगरेशन है डबल बॉन्ड का और उसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस है। सेकेंड, उसमें स्प्रिंग लाइक प्रॉपर्टी है और इलास्टिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होता है। नेक्स्ट है वैल्क्यूनाइजेशन ऑफ रबर। टू इम्प्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर एक प्रोसेस किया जाता है रबर पे, उसको बोलते हैं वैल्केनाइजेशन। ठीक है, ये चार्ल्स गुडियर वाले साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, ये अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने ये रबर का प्रोसेस फाइंड आउट किया था। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में जो नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक्स है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है इस रबर में, मतलब इस इलास्टोमर्स में। ठीक है, और इससे क्या होता है, उस रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। बल्कुलाइजेशन प्रॉपर की वजह से क्या क्या प्रॉपर्टी आ जाते हैं रबर में, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रबर का स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ जाता है जो इंपॉर्टेंट है टायर्स के लिए। स्टिफनेस उसका बढ़ जाता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, उसका टफनेस बढ़ जाता है, और ये सब क्यों हो जाता है, वल्क्यूनाइजेशन
के वजह से। सल्फर वैल्कनाइजेशन जनरली कैरी ओवर किया जाता है रबर के ऊपर। सल्फर क्या करता है, क्रॉस लिंक्स बना देता है पॉली आइसोप्रीन चेन में, क्योंकि रबर तो आइसोप्रीन चेन मोनोमर से बन रहा है, इसलिए रबर को पॉली आइसोमेरिक चेन भी बोलते हैं, आइसोप्रीन चेन भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे आइसोप्रीन है। इसके बीच में वो सल्फर घुस के क्रॉस लिंक्स बना लेता है। उसके वजह से ये रबर ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है, इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, उसका टफनेस बढ़ जाता है, और नेचुरल रबर का प्रॉपर्टी सारे के सारे इंप्रूव हो जाता है, जिससे ये रबर बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिससे रबर को स्ट्रॉन्गनेस मिल जाती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कॉमेंट, एनी सजेशन, you are free to do that on asiadout04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, the less you respond to negativity, the more peaceful your life will become. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.